हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्ज़ाम हो, तो वो सारा भी देखेंगे। और इसका हर चैप्टर वाइज मतलब देखेंगे पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट का, इसका चैप्टर वाइज हम इसमें विधिवत रूप से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये एनसीईआरटी पर आधारित है, स्टैटिक जीके का ये बुक है महेश कुमार बर्नवाल का। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट, देर न करते हुए। और आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। ये देख सकते हैं महेश कुमार बर्नवाल आईपीएस, उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए फर्स्ट में है यहाँ पर पारिस्थितिकी। ये देख सकते हैं पारिस्थितिकी यानी यानी इकोलॉजी बोलते हैं पारिस्थितिकी को इंग्लिश में। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1866 में जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक और प्रकृतिविद अनरेस्ट हैकेल, उन्होंने ही पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और उनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें उन्होंने प्रयोग किया, उस पुस्तक का नाम था जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म्स। क्या पुस्तक का नाम था? जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनाइजमेंट। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, की संकल्पना ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने दी थी। यानी पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे चार्ल्स एल्टन, उन्होंने दिया था पारिस्थितिकीय पिरामिड। चलिए आगे देख लेते हैं। अमेरिकन पारिस्थितिकीवादी रेमंड लिंडमैन, यानी 10% का नियम आपको मालूम होगा कि लिंडमैन ने दिया था। तो लिंडमैन का पूरा नाम है रेमंड लिंडमैन। तो ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। तो वही है अमेरिकन पारिस्थितिकीवादी रेमंड लिंडमैन ने ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने 10% का नियम दिया। आगे देख लेते हैं। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। आपको मालूम होना चाहिए कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1986 में वाल्टर जी रोजेन ने किया था। कौन किया था? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन। ठीक है। गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नॉर्वेजियन पर्यावरणविद थे अर्नेस्ट नेस, उन्होंने किया। कौन थे? अर्नेस्ट नेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। गहन पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट नेस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट। जैव विविधता नहीं, जैव विविधता का तो सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया था, लेकिन जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये 1988 में ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स, उन्होंने किया। यानी जैव विविधता हॉट स्पॉट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नॉर्मन मायर्स ने। अब देख लेते हैं पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित जनक, यानी फादर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट फील्ड। यानी पूछ लेता है फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ, जैसे बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसमें पूछता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया करता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो वही चीज़ हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी जनक हैं उनको देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एकाएक करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। क्या है? फादर ऑफ इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है, या पारिस्थितिकी के पिता? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी। फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी किसे कहा जाता है? यानी अभी आपने देखा फादर ऑफ इकोलॉजी यानी इकोलॉजी के पिता, यहाँ
एनिमल इकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स एल्टन को, ठीक है, चार्ल्स एल्टन को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के थे, यानी ब्रिटिश पर्यावरणविद थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के पिता किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, ठीक है। उसी तरह फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वैश्विक तापमान, उसके पिता किसे कहा जाता है? तो जेम्स एडवर्ड हैंसन को कहा जाता है। जेम्स एडवर्ड हैंसन क्या है? ये फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अभी आपने देखा फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वान humboldt। नेक्स्ट है फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी चार्ल्स एल्टन। अब है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है। तो ये है रामदेव मिश्रा, जो कि भारत के ही हैं। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी के पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा भारत के हैं, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ठीक है, ये अर्थशास्त्रीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो कि भारत के ही हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा हरित क्रांति विकसित किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी यानी आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो EP ओडम को कहा जाता है। किसको? EP ओडम, ठीक है। ये कहाँ के थे? तो USA के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख सकते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है, यानी इम्पोर्टेंट डे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो आइए एक एक करके इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी पर्यावरण से मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका, तो आइए देख लेते हैं और उसका थीम भी देख लेंगे। और लेटेस्ट है 2024 का क्या क्या थीम है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। तो 2024 का थीम क्या है? राइट टू फाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट टू फाइट किसका थीम है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। ये थीम कौन सा है? 2024 का थीम है, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है 2024 का? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ठीक है। 2024 का वेटलैंड डे का थीम क्या है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। और इसका थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये 2024 का थीम है। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका क्या थीम है वर्ष 2024 का? आई लव स्पैरो। क्या है? आई लव स्पैरो, विश्व गौरैया दिवस का, ठीक है। आइए देख लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन्य जीव दिवस भी इसे कहा जाता है। तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इसका 2024 का थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आपको ध्यान रखना होगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व जल दिवस 2024 का थीम क्या है, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस? तो 2024 का थीम है विश्व जल दिवस का शांति के लिए जल, ठीक है। वाटर फॉर पीस, ठीक है, शांति के लिए जल इसका थीम है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। ये विज्ञान दिवस नहीं है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। जस्ट बिहार दिवस के बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है 2024 का एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। किसका थीम है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस का, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है। और इसका थीम क्या है 2024 का? बी पार्ट ऑफ द प्लान, बी पार्ट ऑफ द प्लान, जैव विविधता 2024 का थीम है, ठीक है। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस, विश्व कछुआ संरक्षण दिवस का थीम क्या है? आई लव टर्टल, ठीक है, 2024 का।
और विश्व कछुआ संरक्षण दिवस मनाया कब जाता है? तो 23 मई को। ध्यान रखिएगा, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 23 मई को विश्व कछुआ संरक्षण दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार दिवस। चलिए अब आगे देखते हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस, ये 31 मई को मनाया जाता है। 2024 का थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस। ठीक है, आइए देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 1972 से पर्यावरण दिवस मनाने का घोषणा किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका थीम क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। ठीक है, क्या थीम है विश्व पर्यावरण दिवस का? आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रेस्टोरेशन। अब देखिए विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। और विश्व रक्तदाता दिवस यानी रक्तदान दिवस भी कब मनाया जाता है? 8 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, रक्तदान दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है 2024 का? तो अवेकेन न्यू डेप्थ, अवेकेन न्यू डेप्थ इसका थीम है। नेक्स्ट है विश्व भूगर्भ जल दिवस। तो विश्व भूगर्भ जल दिवस, देखिए विश्व जल दिवस नहीं, विश्व जल दिवस कहेगा तो 22 मार्च और विश्व भूगर्भ जल दिवस कहेगा तो 10 जून को। ठीक है, विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को। इसका थीम है 2024 का लिबरेटिंग वाटर फॉर पीस। ठीक है, जल दिवस का थीम था वाटर फॉर पीस यानी शांति के लिए जल। ठीक है, और विश्व भूगर्भ जल दिवस में वाटर फॉर पीस में क्या जुट जाएगा? लिबराजिंग। ठीक है, लिबराजिंग वाटर फॉर पीस। ठीक है, 10 जून को मनाया जाता है। मरुस्थल व अनावृष्टि रोकथाम दिवस, ये 17 जून को मनाया जाता है। मरुस्थल व अनावृष्टि रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। इसका थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लीगेंसी आवर फ्यूचर। ठीक है, 2024 का थीम है। नेक्स्ट है विश्व वर्षा वन दिवस। विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस। इसका थीम है 2024 का एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट। क्या थीम है? एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस का थीम है नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के लिए जागरूकता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो देख लीजिए वर्ष 2023 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भारत में जल निकायों की पहली गणना की रिपोर्ट जारी की। ठीक है, यानी भारत में जल निकाय की पहली गणना का रिपोर्ट कब जारी किया गया? 2023 में। किसके द्वारा? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है और यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आगामी एनटीपीसी हो, ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो या आपका स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या बीएसएस सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ही देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग ओजोन लेयर एंड रिडक्सिंग क्लाइमेट चेंज। ये 2023 का थीम था। ठीक है, अभी तो 16 सितंबर आया नहीं है, 16 सितंबर आएगा तो इसका थीम भी पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, चलिए आने वाला ही है, जल्द आ जाएगा। चलिए देखते हैं विश्व प्राकृतिक आवास दिवस। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका 2023 का थीम क्या था? रिजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स। रिजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स इसका थीम था विश्व प्राकृतिक आवास दिवस का, जो कि 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम है एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना।
एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना किसका थीम है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस का। ठीक है, कोई आपदा आएगा तो उसका थीम याद रखिएगा। ये आपदा यदि आएगा तो लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना होगा, यानी असमानता यानी अनइक्वेलिटी। इससे कोई आपदा आ गया, असमानता आ गया तो उस समय भविष्य कैसा हो जाता है? लचीला हो जाता है। उस समय आपको लड़ना है। इस तरह से याद कर सकते हैं। कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। चलिए, तो विश्व खाद्य दिवस 2023 का थीम क्या था? जल ही जीवन जल ही भोजन किसी को पीछे ना छोड़े। जल ही जीवन जल ही भोजन किसी को पीछे ना छोड़े, यही थीम था विश्व खाद्य दिवस 2023 का। चलिए, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। तो प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रदूषण दिवस। ठीक है, तो चलिए, इसका थीम क्या था 2023 का? स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए, यानी हेल्थ और हेल्दी प्लेनेट के लिए। ठीक है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सतत विकास यानी लगातार विकास, इसका थीम था प्रदूषण रोकथाम दिवस का। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, महासागर दिवस कब? 8 जून को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब? 11 दिसंबर को। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का थीम क्या है? 2023 का क्या था? रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम था अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का थीम। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को। ठीक है, मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। चलिए देख लेते हैं अब जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं एक नज़र। तो देखिए यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देख सकते हैं यूपी सुपर टीईटी 2018 में पूछा गया है, यूपी एसएससी 2018 में पूछा गया है, आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया, एसएससी जेई 2020 में, राजस्थान कांस्टेबल 2020, आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी ग्रेड बी 2022, इन सारे एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आपको मालूम है। फिर नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल ग्रुप डी 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। जेई में पूछा है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा है। ठीक है, एनटीपीसी में, तो यूपी पीएससी में, तो ये सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को ही मिलेगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूके एसएससी में पूछा गया है, यूपी एसएससी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, पीटी में। संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, देखिए पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइएगा, हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, 5 तारीख को मनाया जाता है। कौन सा मंथ में, आप कमेंट कीजिएगा। तो ये पक्षी दिवस नहीं है, प्रवासी पक्षी दिवस है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। कब मनाया जाता है? दूसरे शनिवार को तो मनाया जाता है, लेकिन कौन कौन महीना में? मई और अक्टूबर दोनों के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एसएससीजीडी 2021 में पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। तो आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जितने भी सारे प्रोजेक्ट हैं पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारे कब स्थापित किए गए उनको एक नज़र देखते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, कैलाश श्रृंखला के द्वारा ये लाया गया था। तो ये 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। परियोजना मगरमच्छ यानी प्रोजेक्ट मगरमच्छ कब आया था? 1975 में। ठीक है,
प्रोजेक्ट मगरमच्छ या परियोजना मगरमच्छ कब आया था? 1975 में। यानी टाइगर का आया प्रोजेक्ट 1973 में, 2 साल बाद। टाइगर के 2 साल बाद कौन आया? मगरमच्छ आया। टाइगर के 2 साल बाद कौन आया? मगरमच्छ आया। ऐसे याद रखिए, पहले आया टाइगर 73 में, 2 साल बाद मगरमच्छ आया। ठीक है, टाइगर गया पानी पीने और पानी पीते पीते 2 साल लग गया, तब तक मगरमच्छ 2 साल बाद उधर से चला आया उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए, याद रखिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, याद रखने के लिए बताएं। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ठीक है, उसी तरह प्रोजेक्ट रेड पांडा, तो प्रोजेक्ट रेड पांडा कब आया, कब स्थापना हुआ प्रोजेक्ट रेड पांडा का? 1994 में आया ये प्रोजेक्ट रेड पांडा। प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है, यानी गेंडा जिसे बोलते हैं, प्रोजेक्ट राइनो कब आया? 2005 में। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब आया था उसी समय प्रोजेक्ट राइनो भी आया था, याद रखिएगा। परियोजना गिद्ध यानी प्रोजेक्ट गिद्ध यानी गिद्ध संरक्षण के लिए परियोजना गिद्ध कब लाया गया? 2006 में। ठीक है, 2006 में आया था। ठीक है, परियोजना गिद्ध। अब देखिए 2009 में कौन कौन आया था? परियोजना गंगा नदी डॉल्फिन, यानी गंगा नदी डॉल्फिन 2009 में आया, और परियोजना हिम तेंदुआ भी 2009 में आया। ठीक है, बताइएगा कमेंट में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? ठीक है, जैव मंडल क्षेत्र है हिम तेंदुआ के लिए, बताइएगा कमेंट में। परियोजना हिम तेंदुआ ये भी 2009 में। तो गंगा नदी डॉल्फिन और हिम तेंदुआ दोनों कब? 2009 में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में। ठीक है, आया था। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब आया था? 2013 में। प्रोजेक्ट चीता यानी चीतों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चीता कब आया? तो हाल ही में 2 साल पहले आया था, 2022 में। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता कब आया? 2022 में। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, मगरमच्छ 2 साल बाद 75 में। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 73, मगरमच्छ 75, एलिफेंट 92, रेड पांडा 94, यानी एलिफेंट आया उसके बाद पीछे पीछे, जैसे टाइगर आया 2 साल बाद पीछे 75 में मगरमच्छ आ गया, उसी तरह एलिफेंट आया 92 में, 2 साल बाद रेड पांडा आ गया एलिफेंट के हाथी के पीछे 2 साल बाद 94 में। 5 में राइट टू इन्फॉर्मेशन, 5 में राइनो। गिद्ध आया 2006 में, डॉल्फिन और तेंदुआ दोनों आ गया 2009 में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में, और चीता तो 2022 में आइबे किया, नामीबिया से लाया गया। ठीक है, चलिए मोदी जी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट तो 1992 में। SSC स्टेनो ग्रेड CND में पूछा गया 2022 में, SSC MTS में पूछा गया 2021 में, SSC CPO में भी पूछ लिया गया 2020 में। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट राइनो किस वर्ष शुरू हुआ? तो 2005 में SSC स्टेनो में पूछा गया है। भारत में हिम तेंदुआ स्नो लिपोर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2009 में। ठीक है, गंगा डॉल्फिन का भी 2009 में। 6 में गिद्ध संरक्षण 6 में कौन आया था? गिद्ध संरक्षण आया था। ठीक है, मगरमच्छ आया था 1975 में। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में NTPC में पूछा गया है, SSC CGL में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कुल कितने हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं? तो 4 हैं टोटल। और वो कौन कौन है तो आपको मालूम होना चाहिए, देख लेते हैं एक नज़र उसको भी। तो देखिए, पहला है हॉटस्पॉट जो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट वो है हिमालय। ठीक है, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और चौथा है सुंडालैंड। कौन कौन है? हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंडालैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हिमालय, पहला है हिमालय, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हिमालय जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट, इसमें संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र जैसे कि भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार शामिल है। ठीक है, भारत का हिमालयी क्षेत्र पूरा शामिल है। और कौन कौन है? पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार, क्योंकि भारत के ही हिमालयी क्षेत्र में ये सभी आपस में मतलब सटे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इंडो बर्मा, तो इंडो बर्मा में कौन कौन क्षेत्र आता है? तो इसमें असम और अंडमान द्वीप समूह, ठीक है,
भारत का, और थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी चीन, यानी चीन का टोटल हिस्सा नहीं, दक्षिणी चीन भी इंडो बर्मा क्षेत्र में आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी घाट और श्रीलंका, तो पश्चिमी घाट भी आ जाएगा और श्रीलंका भी। तो देखिए इसमें संपूर्ण पश्चिमी घाट और श्रीलंका शामिल है। नेक्स्ट है सुंडालैंड, तो सुंडालैंड में कौन कौन है, ठीक है, सुंडालैंड का नाम आप सुने होंगे। तो निकोबार द्वीप समूह भारत का, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बगल में ही है ब्रुनेई, और थाईलैंड और फिलीपींस शामिल है। ठीक है, सुंडालैंड में कौन कौन, भारत का निकोबार द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई सब आपस में है, और थाईलैंड, फिलीपींस याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी भारत सरकार ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में करने का लक्ष्य कब निर्धारित किया है, 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा अपना भारत वर्ष 2047 तक। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे हम भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन है, तो वो एक नज़र देख लेते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको फिगर क्लियर दिखे। ठीक है, टोटल एक ही बार में दिख जाए। तो देखिए अभी आपको दिख रहा होगा भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र टोटल कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, जिनमें से 12 को यूनेस्को के MAB में शामिल किया गया है, यानी मैप में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, और मैप का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी यूनेस्को का मैप क्या होता है, तो मैप M से होता है मैन, A से हो जाएगा एंड, और B से बायोस्फीयर हो जाएगा। यानी यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर में, ठीक है, शामिल कर लिया गया है 12 ठोको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, कौन उत्तरी है, कौन दक्षिणी है, ये सारा चीज़ हम देख लेंगे। तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखेंगे, थोड़ा सा फिगर अब बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, देखिए भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सखोवा है। कौन है, डिब्रू सखोवा। इसका स्थापना 1997 में हुआ था और ये असम में है। ठीक है, भारत का उत्तरतम यानी नॉर्थ वाला, भारत का सबसे नॉर्थ तरफ का, उत्तर तरफ का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, शीत मरुस्थल है, और ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, HP, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसका स्थापना 2009 में किया गया था। भारत का छोटा जान गए डिब्रू सखोवा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है जो कि गुजरात में है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कच्छ का रण, और सबसे छोटा कौन है, डिब्रू सखोवा। और भारत का सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। और भारत का सबसे दक्षिणी तो ग्रेट निकोबार। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी ग्रेट निकोबार। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत का प्रथम जैव मंडल, तो उत्तरी जान गए, दक्षिणी जान गए, छोटा जान गए, बड़ा जान गए। तो भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी तो कोई होगा, तो वो कौन है, नीलगिरी। इसकी स्थापना 1986 में किया गया था। ठीक है, और ये देखिए यू यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यू इसका मतलब क्या है, तो देखिए यू का मतलब हो गया इन सारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में से 18 में से 12 को यूनेस्को के, अभी हम बताए थे, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था, तो वही है। ठीक है, अब देखिए इन 12 को आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, काउंट करते जाइएगा। देखिए पहला यहाँ पे देख सकते हैं आप नंदा देवी। ठीक है, इसको भी यूनेस्को के मैप में शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कंचनजंगा। ठीक है, दूसरा हो गया।
ठीक है, कंचनजंगा यूनेस्को में शामिल किया गया है। तीसरा हो गया पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको शामिल हो गया, तीसरा हो गया। चौथा हो गया आपका पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी यूनेस्को में शामिल है मैप में, चौथा हो गया। पांचवा हो गया नोकरेक, मेघालय में पड़ता है, ठीक है, 5 हो गया। छठा हो गया आपका सुंदरवन पश्चिम बंगाल वाला। सातवां हो गया सिमलीपाल उड़ीसा वाला। 7 हो गया, अभी 5 बाकी है, वो भी 5 आप देख लीजिए। सिमलीपाल उड़ीसा हो गया। अब देखिए यहाँ पर अचानक अमरकंटक, ये अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी। तो ये 8 हो गया। 9वां देखिए ये ग्रेट निकोबार यहाँ पर है। 10वां आप देख सकते हैं मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, और 11वां अगस्त मलाई है, जो कि केरल में है, ठीक है, और अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है, बॉर्डर पे है। और 12वां आपका नीलगिरी हो गया, ठीक है, यह भी यूनेस्को के मैप में शामिल है, जो कि भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है। ये कहाँ है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों के बॉर्डर पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यू का मतलब यहाँ पर दिया गया है, भारत के 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मानव व जैवमंडल कार्यक्रम, मानव यानी मैन, व यानी एंड, जैवमंडल कार्यक्रम यानी बायोस्फीयर, ठीक है, तो उसमें सम्मिलित है। यानी भारत के 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम में सम्मिलित है, ठीक है। अब देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अभी आपने बताया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, किन किन राज्यों में सम्मिलित है बॉर्डर पर। तो देखिए नीलगिरी 3 राज्य के बॉर्डर पर सम्मिलित था, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। उसी प्रकार अगस्त मलाई तमिलनाडु और केरल में, अचानक मार अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शामिल है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी, देखिए अब जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये SSC MTS 2023 में पूछा गया है, देख सकते हैं, NTPC 2021 में भी पूछा गया है। तो भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18 हैं, ठीक है। अब देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा पशु संरक्षित है? पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसमें कौन सा पशु है? तो चिंकारा, ठीक है, पंचमढ़ी में चिंकारा पशु संरक्षित किया गया है, ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश MP में है, ठीक है। नेक्स्ट है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। SSC CHSL में पूछा गया है 2022 में। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैप प्रोग्राम, वही है मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। तो इसके तहत यूनेस्को की वैश्विक सूची में वर्ष 2020 में शामिल किया गया। यानी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत वैश्विक सूची में 2020 में शामिल किया गया किसको? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। और ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो नंदा देवी को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है मैप में। तो ये उत्तराखंड में है, 1982 में शामिल किया गया, ठीक है। देखिए भारत के किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व है? तो मानस असम में है, आपको मालूम ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत के टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन कहाँ है। देखिए एक एक करके स्टेट के हम देखते जाएंगे। तो ऊपर से चलते हैं। तो लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन है? हेमिस है। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। ये रहा आपका लद्दाख, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है लद्दाख है। तो इसमें केवल हेमिस है, ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर इसके बगल में यहाँ से कट गया है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। और लद्दाख भी हो गया।
दोनों अलग अलग कट गए जो कि एक ही में थे, जम्मू और कश्मीर। तो अब अलग हो गया, निचला हिस्सा हो गया जम्मू कश्मीर और ऊपर वाला उत्तरी एकदम हिस्सा हो गया लद्दाख। तो लद्दाख में हेमिस है। अब हेमिस पूछेगा तो कश्मीर में मत मार दीजिएगा, ऑप्शन में जम्मू कश्मीर भी रहेगा। अब कहाँ मारिएगा? हेमिस लद्दाख में। अब देखिए जम्मू कश्मीर में याद रखना होगा आपको सिटी फॉरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अन्य नाम है सलीम अली, ठीक है। तो सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाची ग्राम आपको मालूम ही है जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ भी मालूम है, और काजी नाग याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 4 राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क कहिए या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए नीचे में चलते हैं। देखिए हरियाणा में कौन है? कालेसर है और सुल्तानपुर है। हरियाणा में कौन कौन है? कालेसर और सुल्तानपुर, ठीक है। उसी तरह राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स है, डेजर्ट नेशनल पार्क वहीं है, ठीक है। केवला देवघाना राष्ट्रीय पार्क वहीं है, राजस्थान में ही। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में ही। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में ही, ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 है, राजस्थान में भी 5 है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश वाला देख लेते हैं पहले। तो वृहद हिमालय हिमाचल प्रदेश में, इंदर किला हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा, सिम्बलबारा, पीन घाटी, ये सभी हिमाचल में। तो हिमाचल में कौन कौन? वृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी यानी पीन वैली, घाटी को इंग्लिश में वैली कहते हैं, कहीं कहीं पीन वैली भी पूछ लिया करता है, और सिम्बलबारा, ये सभी हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में है आपका जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, गोविंद उत्तराखंड में है, गोविंद और गंगोत्री दोनों उत्तराखंड में। और नंदा देवी भी उत्तराखंड में, राजा जी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी जो कि चमोली में पड़ता है उत्तराखंड में ही है, ठीक है, यानी फ्लावर वैली भी इसको बोला जाता है, ये उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में 2 ठो है, माउलिंग और नामदफा। माउलिंग नाम एक जैसा होगा, माउलिंग, मोलेम, ठीक है। तो मोलेम याद रखिएगा कहाँ है? मोलेम गोवा में है, ठीक है। माउलिंग अरुणाचल में है और मोलेम मिजोरम में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो माउलिंग अरुणाचल प्रदेश में और नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए मेघालय में, तो मेघालय में बालपकड़म और नोकरेक दोनों मेघालय में। असम में 7 है, डिब्रू सखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, रायमोना और दिहिंग पटकाई, ये सभी असम में है, ठीक है। यदि एक बार में आपको क्लियर नहीं लगे तो वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं, दोबारा आप सुन सकते हैं या स्पीड कम करके सुन सकते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मात्र 1 है, वाल्मीकि, और उसी तरह सिक्किम में भी 1 है, कंचनजंगा, और उसी तरह झारखंड में भी 1 ही है, बेतला, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी 1 ही है, दुधवा, ठीक है। तो बिहार में वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में दुधवा, सिक्किम में कंचनजंगा और झारखंड में बेतला, ठीक है। त्रिपुरा में आ जाता है 2 ठो। त्रिपुरा में कितना आ जाता है? 2 ठो, ठीक है। एक क्लाउडेड लिपर्ड और एक बाइसन, ठीक है। क्लाउडेड लिपर्ड और बाइसन कहाँ है? त्रिपुरा में। क्लाउडेड लिपर्ड और बाइसन कहाँ है? त्रिपुरा में। नागालैंड में 1 है इंटांकी नेशनल पार्क, नागालैंड में, ठीक है, याद रखिएगा। मणिपुर में 2 ठो है, किबू लमजाओ एकमात्र तैरता पार्क, और सिरोही याद रखिएगा, VVI है। सिरोही कहाँ है? सिरोही भी मणिपुर में है, ठीक है। सिरोही कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। और इंटांकी नागालैंड में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे मध्य प्रदेश और गुजरात का, और बाकी सब जो बचा है उसके बारे में। तो चलिए, तो देखिए मध्य प्रदेश में टोटल 11 है। मध्य प्रदेश में कितना है? 11 है। बांधवगढ़ हो गया, फॉसिल्स नेशनल पार्क हो गया, पेंच हो गया, माधव हो गया, कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, संजय हो गया, सतपूर्णा हो गया। संजय यहाँ पर है, देखिए संजय नाम से और 2-3 ठो है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी है, जिसको बोरीवली बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो संजय केवल कहेगा तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए
सतपूना भी मध्य प्रदेश में, वन विहार भी मध्य प्रदेश में, डायनासोर नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में और कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में। एक बार मिटा देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, फोसिल्स नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, माधव मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, कान्हा किसली और पन्ना मध्य प्रदेश, संजय मध्य प्रदेश, सतपूना मध्य प्रदेश, वन विहार भी मध्य प्रदेश, डायनासोर नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश और कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश। गुजरात का अभी ही देख लीजिए, यहीं पर गुजरात में 4 है, वंसदा, ठीक है, अंसी कर्नाटक में है, वंसदा गुजरात में है। ठीक है, VVI है ब्लैक बक गुजरात में, कई बार एग्जाम में रिपीट किया है, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में, गिर गुजरात में है ही, और मरीन नेशनल पार्क केवल मरीन कहेगा तो गुजरात में। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन कहेगा तो आपको अंडमान में जाना पड़ेगा, अंडमान निकोबार में। ठीक है, रानी झांसी मरीन कहेगा तो अंडमान निकोबार में ही जाना पड़ेगा, लेकिन केवल मरीन कहेगा तो गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए इधर क्लाउडेड लिपर्ड हो गया है और बाइसन हो गया त्रिपुरा का, सिरोही और किबुलमजाओ मणिपुर का हो गया। मिजोरम में आप देख सकते हैं मुरलेन है और फांगपुई भी है। ठीक है, और उड़ीसा में भीतरकनिका है और सिमलीपाल है। ठीक है, 2 ठो। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं और छोटा भी कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए मिजोरम में मुरलेन और फांगपुई, फांगपुई को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल। महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में चंदोली है, पेंच है, गुगामल, गुगामल महाराष्ट्र में, तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र में ही, नवेगांव नगजीरा महाराष्ट्र में, संजय गांधी जिसको बोरीवली भी बोलते हैं, बोरीवली या संजय गांधी। संजय गांधी कहेगा तो महाराष्ट्र में, केवल संजय कहेगा तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अभी ही देख लीजिए यहाँ पर, अभी मरीन बोले थे गुजरात में। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी मरीन अंडमान में। ठीक है, रानी झांसी मरीन अंडमान और निकोबार में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं गोवा का। तो गोवा में महावीर है जिसको मोलेम बोलते हैं। ठीक है, मौलिंग अरुणाचल में, मोलेम गोवा में, और मुरलेन, मुरलेन कहेगा तो मिजोरम में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अभी हम यहाँ पर थे गोवा में, महावीर या मोलेम। महावीर को भगवान महावीर भी कहा जाता है, भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में या मोलेम नेशनल पार्क गोवा में, इसी का अन्य नाम है। कर्नाटक में 5 ठो है, अंसी हो गया, बांदीपुर हो गया, बनेरघट्टा हो गया, कुद्रेमुख हो गया और नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में। ठीक है, अब देख लीजिए भीतरकनिका उड़ीसा में बता ही दिए, सिमलीपाल बता ही दिए, मिजोरम में हो ही गया मुरलेन और फांगपुई। ठीक है, पश्चिम बंगाल में देखिए 6 ठो है, बुक्सा है, गोरुमारा है, नवेरा वैली है, सिंगलीला है। ठीक है, सिंबलबारा कहाँ है तो सिंबलबारा हिमाचल प्रदेश, लेकिन सिंगलीला, सिंगलीला पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, जलदपाड़ा पश्चिम बंगाल। अब देखिए पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हम टिक बताएंगे। देखिए जैसे गाय भैंस होता है उसको माल गरू कहते हैं हम लोग, भोजपुरी शब्द है माल गरू या देहाती शब्द है माल गरू। गरू, गरू से पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मतलब पशु का व्यापार होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद सकते हैं गरू, गरू से आ जाएगा गोरू मारा। ठीक है, गोरू का क्या रहता है, सिंग रहता है, सिंग, तो सिंग लीला। ठीक है, गोरू यानी भैंस, भैंसिया, उसका बच्चा को हम लोग पाड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो जलद पाड़ा, पाड़ा, 1 मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जलद पाड़ा, यहाँ पाड़ा है, पाड़ा भैंस के बच्चा को पाड़ा बोलते हैं। ठीक है, जो नर होता है मादा को पाड़ी बोलते हैं, उसके बच्चे को, और जो जेंट्स होता है उसको पाड़ा बोलते हैं। तो पाड़ा आ गया, सिंग आ गया, ये सब पाड़ा हो गया। गोरू माल मवेशी हो गया, उसका सिंग होता है, तो सिंग लीला, गोरू माड़ा, ये सब पश्चिम बंगाल। ठीक है, बाकी सब बुक्स आपको याद रखना है, नवेरा वैली और सुंदरवन। ठीक है, अब गोरू वगैरह जहाँ रहेगा ज़्यादा रहेगा वहाँ वन भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में 3 है, इंद्रावती, इंद्रावती का ही अन्य नाम कुटरू नेशनल पार्क है। ठीक है,
इंद्रावती यानी कुटरू नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी कहाँ है? कांगेर वैली हिमाचल प्रदेश नहीं है, बहुत सारा हिमाचल प्रदेश भी मार देते हैं एग्जाम में, कई बार ये रिपीट भी हुआ है। तो चलिए ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गुरु घासीदास, अब देखिए गुरु घासीदास का भी अन्य नाम संजय है। एक तो मध्य प्रदेश में संजय है और एक संजय गांधी जो है महाराष्ट्र में है, जिसको बोरीवली बोलते हैं। और संजय एक और है जो कि गुरु घासीदास के नाम से 53वां टाइगर रिजर्व था ये गुरु घासीदास, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए कासु ब्रह्मानंद रेड्डी तेलंगाना में 3 ठो है, तेलंगाना में भी कासु ब्रह्मानंद रेड्डी तेलंगाना में। महावीर हरिना, भगवान महावीर कहाँ है? भगवान महावीर को मोलेम बोला जाता है, वो गोवा में, लेकिन महावीर हरिना का है, महावीर के साथ हरिना लग गया तो ये तेलंगाना में, ठीक है। मृगावनी कहाँ? तेलंगाना में, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में भी 3 गो, छत्तीसगढ़ में 3, तेलंगाना में 3, छत्तीसगढ़ का 3, कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। तेलंगाना का कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना, मृगावनी। आंध्र प्रदेश में भी 3, पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर। देखिए संजय कहाँ है? तो संजय हो गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। संजय गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र में, जिसको बोरीवली बोलते हैं। अब संजय हट के राजीव गांधी आ गए, जिसको रामेश्वरम भी कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा, राजीव गांधी, रामेश्वरम आंध्र प्रदेश और श्री वेंकटेश्वर भी आंध्र प्रदेश, ठीक है। अंडमान निकोबार का देखिए जिसमें बे लगा होगा वो हो जाएगा कैंपबेल बे, ठीक है, गलथिया बे, ठीक है, ये सभी अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मरीन, ठीक है, मरीन केवल है कहाँ है? गुजरात में। और महात्मा गांधी मरीन ये है अंडमान निकोबार में। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार, रानी झांसी मरीन अंडमान निकोबार, सैडल पीक अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी चोटी भी है, ठीक है, सैडल पीक, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए कर्नाटक में अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल बता ही दिए थे। केरल का देख लीजिए, केरल में 6 ठो है, ठीक है। अनाईमुडी, इराविकुलम, ठीक है, अनाईमुडी केरल में है। और मुदुमलाई कहाँ है? और अन्नामलाई, मुदुमलाई और अन्नामलाई तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। तो अनाईमुडी केरल में, इराविकुलम केरल में, मथिकेतन 16, जिसमें 16 लगा रहेगा ये याद रखिएगा केरल में। मथिकेतन 16 केरल में, पंबादुम 16 केरल में, पेरियार केरल में, साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में। तमिलनाडु में 5 ठो है, गुइंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन ये है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी का अन्य नाम अन्नामलाई, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में। मुदुमलाई भी तमिलनाडु में और मुकुर्थी भी तमिलनाडु में। मुकुर्थी कहाँ है? तमिलनाडु में, मुकुर्थी तमिलनाडु, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है मात्र एक, इसमें कौन सा पशु को संरक्षित किया गया है? हिम तेंदुआ, ठीक है, ठीक है, स्नो लिपर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। और हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब आया था? 2009 में गंगा डॉल्फिन के साथ, और गिद्ध संरक्षण 2006 में, याद रखिएगा। और 92 में आया था हाथी और 94 में आया था रेड पांडा। एक बार याद दिला देते हैं, 73 में आया था टाइगर और मगरमच्छ आया था 2 साल बाद 75 में। और 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन और रॉ से राइनो, ठीक है, 2005 में। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रेट बस्टर्ड आया था 2013 में और 2022 में हाल ही में कौन आया था? चीता प्रोजेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये कर्नाटक में। SSCGL में पूछा गया, यूपी SSSC में सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है।
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वन विहार अभी हमने बताया मध्य प्रदेश में वन विहार है, ठीक है, भोपाल में, ठीक है। सिंगलीला, अब तो आप बता सकते हैं सिंगलीला, जहाँ माल गरु, गरु मारा, सिंगलीला, जलदपाड़ा, ये सभी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके प्राकृतिक आवास है? जो कि उत्तराखंड में है, एशियाई हाथी का। BSSC CGL 2022 में पूछ लिया गया है, देखिए अभी BSSC CGL का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। वो 3rd BSSC CGL में पूछा गया है, अभी 4th आपका BSSC CGL आ चुका है। देखिए किबुल लमजाओ राष्ट्रीय भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान? तो ये मणिपुर में है, ठीक है। और इसी में किबुल लमजाओ में संगाई हिरण पाया जाता है, जिसके नाम पर मणिपुर में संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसमें उछलते कूदते रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्या करें, इतना पे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका पर्यावरण का हम जल्द ही लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम तो आपको पहले ही बोले थे कि इसमें ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बोलने के लिए सॉरी। और अंत तक बने रहने के लिए नहीं हम सॉरी बोल रहे हैं, अंत तक तो बना रहना आपको उचित ही है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसलिए सॉरी बोल रहे हैं ताकि हम वीडियो पूरा नहीं कर पाएँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका 2 या 3 पार्ट में हम कंप्लीट करा देंगे इन्वायरमेंट का, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।